करे। पूरी रात शांति से गुजरी और मेहमान भी खुश होकर गए। मुंह परिवार में आने के बाद से मैं अपनी मर्जी का मालिक था। पेशवेरों और डैड ने कभी मुझ पर किसी चीज का दबाव नहीं डाला। उन्होंने साफ कहा था कि घर पर जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे रहो। मैं अक्सर तब तक सोता था जब तक मेरी नींद खुद न खुले। सुबह जल्दी उठकर भी क्या करता। ऊपर से मैं रात भर इंटरनेट पर इस दुनिया को समझने के लिए जागता रहता था। देर से सोना तो बनता ही था। मुंह परिवार में कोई मुझे टोकता नहीं था। पर मैं भूल गया था कि अब घर में कुछ नए लोग आ चुके हैं जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। सुबह जैसे ही मैं नीचे उतरा, ताना सुनने को मिला, बुजुर्ग उठ चुके हैं और तुम अब तक सो रहे हो। दादी माँ ने मुझे तिरछी नजरों से देखते हुए नाराजगी जताई। जरा अपनी शौशवान को देखो, सुबह सुबह उठकर नाश्ते में मदद कर रही है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। कम से कम बड़ों के लिए थोड़ी इज्जत और सेवा भाव तो रखो। ये सुनते ही तेज शोर चढ़ गई मम्मी। घर में ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मदद चाहिए हो। बच्चों को जितना सोना है सोने दे। वैसे भी अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। शाओसी भी तो अभी नहीं उठी है। और सेवा भाव सुबह जल्दी उठने से तय नहीं होता। पेशवेरों ने फौरन अपने बेटे का बचाव किया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके इस बचाव ने मूशवन का दिल दुखा दिया है। क्या इसका मतलब यह था कि वो जानबूझकर सबको खुश करने के लिए जल्दी उठकर नाश्ता बना रही थी? मैं बिल्कुल बेअसर रहा और आराम से बैठ गया। मुशवन के चेहरे के उड़ते रंग देखते हुए ने कहा, मुझे यहाँ आए काफी वक्त हो गया है, पर मुझे नहीं याद कि मैंने कभी तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता खाया हो। क्या तुम बहुत कम बनाती हो या सब खत्म हो जाता है और मेरे लिए कुछ नहीं बचता? मैं तो देखता हूँ कि तुम रोज मुझसे भी देर से उठती हो। तो क्या तुम पहले उठकर नाश्ता बनाती हो और फिर वापस सोने चली जाती हो? मुशवान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरे आने के बाद से वो असहज थी और मुझसे बचने के चक्कर में अक्सर देर से ही उठती थी। ऊपर से छुट्टियां थीं, तो वो खाने के अलावा अपना सारा वक्त कमरे में ही बिताती थी। घर में नौकर चाकर थे, वो मुंह परिवार का बेटा था। भला वो रोज रोज किचन में क्यों जाएगा? अगर दादी माँ तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही हैं तो पक्का नाश्ता बहुत लाजवाब होगा। कल मैं ही चखना चाहूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे मजबूर नहीं किया, पर बात का मतलब साफ था। दादी माँ और भड़क गईं, घर में नौकर हैं, तुम शौशवन से काम क्यों कराना चाहते हो? मैंने उनकी तरफ मासूमियत से देखा। काम कराना कैसा? वो खुद को मेरा भाई कहता है, तो भाई का अपने छोटे भाई के लिए नाश्ता बनाना गलत कैसे है? और फिर मैं तो बस दादी माँ की सेवा करने का मौका दे रहा हूँ। मेज पर मौजूद हर कोई सिवाय पेशवेरों के ऐसा चेहरा बनाए बैठा था जैसे मैं सरासर झूठ बोल रहा हूँ। मैंने बड़े सीरियस होकर कहा, कुकिंग तो प्रैक्टिस से आती है। अगर दादी के लिए नाश्ता बनाते वक्त हाथ साफ नहीं हुआ और कुछ ऊंच नीच हो गई तो? दादी की उम्र हो चुकी है, उनकी बॉडी इतना झमेला नहीं झेल पाएगी। मैंने एक आ भरते हुए निस्वार्थ होने का नाटक किया। मैं अलग हूँ, मैं जवान हूँ और पहले ही बहुत दुख झेल चुका हूँ, मुझे आदत है। तो उसे मुझ पर हाथ साफ करने दो। मुझे गिनी पिग लैब रैट बना लो। अब तो पेशवेरों का फिल्टर भी जवाब देगा। इतनी बेशर्मी वाली बात शाओ चेन इतने शांत चेहरे के साथ कैसे कह सकता है? मुंह शांत तो जैसे रोने ही वाला था। लूमांशी ने अपनी भवें सिकोड़ ली। बच्चे, तुम बहुत ज्यादा जुबान चलाते हो। दादी ने बस एक बात कही और तुमने 10 सुना दी। तुम्हें डर नहीं लगता कि दादी नाराज हो जाएंगी? और शौशवन के बारे में तुमने एक अच्छी बात को क्या बना दिया? वो मुझे बड़ी नापसंदगी से देख रहे थे। मुझे पता है तुम्हारे मन में गुस्सा है। तुम्हें लगता है कि शौशवन ने बरसों तक वो सुख भोगे जो तुम्हारे थे। पर तब वो भी तो एक बच्चा था, उसे क्या पता था? वो भी तुम्हारी तरह बेगुनाह है। वो तुम्हारी तरह ही बेगुनाह है, तो तुम उसे टारगेट क्यों कर रहे हो? शौशवन बहुत सीधा है। अगर उसने तुम भाई माना है तो वो दिल से निभाएगा। क्या एक और भाई का प्यार पाना बुरा है? उसने मायूसी से सिर हिलाया। पेशवेरू अंदर ही अंदर आगबूला हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया, पर चेहरा तमतमा उठा। भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। शाओ चैन किसी को टारगेट नहीं कर रहा, वो बस बहुत मुंहफट है। उसे बातें घुमाना नहीं आता। उसके मन में कोई खोट नहीं है। मैंने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, मेरे मन में कोई बुराई नहीं है और ना ही मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ। मेरा बर्ताव तो उसके साथ चौथी बहन से भी बेहतर है। यकीन न हो तो पूछ लो। मैं जानता हूँ कि वो बेगुनाह है, इसीलिए तो मैंने मॉम डैड से उसे घर से निकालने को नहीं कहा। वो बेगुनाह है, इसीलिए तो उसे घर में रहने दिया। उसे अभी भी मुंह फैमिली का यंग मास्टर रहने देना क्या काफी नहीं है? मैं तो अपनी इस दरियादिली पर खुद रोने वाला हूँ। मेरे जैसा उदार इंसान कहीं नहीं मिलेगा। मेरे चेहरे पर मासूमियत और सादगी थी। मैंने इतना सब कर दिया, फिर भी बड़ी चाची को लगता है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी आइडेंटिटी और अपने सगे माँ बाप भी उसे दे दूं? मैंने बार बार सगे माँ बाप शब्द पर जोर दिया। लू मांची जैसे सन्न रह गई। अब वो और क्या कहती? शायद मेरा चेहरा इतना सच्चा लग रहा था कि उसे समझ ही नहीं आया कि मैं ये सब जानबूझकर कह रहा हूँ या अनजाने में। दादी माँ का भी गला रुंध गया। वो बड़ों वाला रौब झाड़ना चाहती थी, पर मैंने मौका नहीं दिया। आप सबको फिक्र है कि मैं उसे परेशान करूंगा। मॉम डैड कहते हैं कि सब उसे बहुत प्यार करते हैं, तो एक काम करते हैं, उसे दादी माँ के साथ रहने भेज देते हैं। वैसे भी वो बच्चा नहीं है जिसे हर वक्त देखभाल चाहिए। दादी के साथ रहकर वो उनकी ज्यादा सेवा कर पाएगा और रोज उनके लिए नाश्ता भी बना पाएगा। मैंने अपना सिर हिलाते हुए मासूमियत से कहा, इससे दादी की सेवा भी हो जाएगी और उसे मेरे हाथों परेशान होने का डर भी नहीं रहेगा। एक पंथ दो काज। पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। दादी माँ और लू मांची मुझे घूर रही थी। पेशवेरों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करे, और मूशवन वो तो बुरी तरह डरा हुआ था। शासन, बस करो। दादी और चाची का वो मतलब नहीं था, वो बस दादी और चाची का वो मतलब नहीं था, वो बस मेरी फिक्र कर रही थी। पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मॉम डैड और सिस मुझे बहुत प्यार करते हैं और तुमने भी मुझे कभी परेशान नहीं किया। दादी और चाची की बातों का बुरा मत माना। अगर वो दादी के साथ रहने चला गया तो उसकी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड हो जाएगी। वो मुंह परिवार का बेटा है और हमेशा रहेगा। उसने बड़ी उम्मीद से दोनों बड़ों की तरफ देखा। उन दोनों को वाकई उससे लगाव था, इसलिए उन्होंने कड़वा घूंट पीकर खामोशी इख्तियार कर ली। आखिरकार माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ, पर किसी के गले से खाना नीचे नहीं उतर रहा था सिवाय मेरे। मैं बड़े चाव से खा रहा था। रोज से एक कटोरी ज्यादा ही खा ली। वो गाढ़ा गर्मा गर्म दलिया और साथ में थोड़े साइड डिशेस वाकई बहुत रिफ्रेशिंग था। मुझे यूं मजे से खाते देख उन दोनों बड़ों के सीने में आग लग रही थी। तीसरे दिन जैसे ही दादी माँ और बड़ी चाची रवाना हुई, मैंने मूशवन पर दबाव डाला कि जांग यान को घर बुलाए। जांग यान मना करना चाहता था, पर कॉरिडोर वाली बात सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और मुंह परिवार के घर पहुंच गया। पेशवेरों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और मूशवन को उसके साथ रहने को कहा। मैं थोड़ी देर से वहां पहुंचा।
मुझे देखते ही मैं जब देर से पहुंचा तो जांग यान मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो शायद सोच रहा था कि कैसे बाकी घर वालों से बचकर मुझसे अकेले में बात करे, पर मैं रूल्स के हिसाब से नहीं चलता। मैंने म्यू युए और मुशवन को इशारा किया, तुम लोग जरा बाहर जाओ, मुझे इस मिस्टर जांग से कुछ जरूरी बात करनी है। मुशवन का चेहरा उतर गया। जांग यान उसका दोस्त था और अब उसे ही बाहर जाने को कहा जा रहा था। शाओ चेन, तुम क्या करना चाहते हो? अगर जांग यान से कोई गलती हुई है तो साफ साफ बता दो, पर तुम किसी को घर बुलाकर उसे यूं परेशान नहीं कर सकते। मैंने चिढ़कर म्यूवे की तरफ देखा। फ्री हो तो जरा दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो, ये बस सजावट के लिए या लंबा दिखने के लिए नहीं होता। म्यू फैमिली की बाकी तीनों बहनें तो समझदार लगती हैं, उनमें थोड़ी बहुत तमीज और समझ भी है, पर ये वाली इतनी अलग क्यों है? म्यूवे गुस्से से लाल हो गई। उसने कुछ कहना चाहा, पर मैंने जोर से आवाज लगाई। मॉम। म्यूवे थरथरा गई और रिफ्लेक्स में अपना मुंह बंद कर लिया। पेशोरू आवाज सुनकर दौड़ी आई। शाओचन, क्या हुआ? मॉम, मैं म्यू श्वान के दोस्त को जरा गार्डन में ले जाना चाहता हूँ, ठीक है? पेशोरू को यह बिल्कुल अजीब नहीं लगा, बल्कि वो मुस्कुराकर बोली, जाओ बेटा, इस वक्त अच्छी धूप है, पर ध्यान रखना ज्यादा देर धूप में मत रहना। मुशवन फौरन बोला, मैं भी साथ चलता हूँ। उसे वाकई चैन नहीं था। उसे लग रहा था कि मेरा जांग येन को बुलाने के पीछे कोई बड़ा मकसद है, पर मैं किसी को मुंह नहीं लगाता। मैंने सीधे मना कर दिया, जरूरत नहीं है, हम जरा पुरानी बातें ताजा करेंगे, तुम यहीं रहकर इनका साथ दो। मैंने म्यूए की तरफ एक कटाक्ष किया, ये तो खास तौर पर घर रुकी हैं ताकि कोई किसी को परेशान न कर सके। इतना कहकर मैं बिना मुड़े चल दिया। मुझे पता था जांग येन पीछे पीछे आएगा ही। म्यूए को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे लगने लगा कि उसका ये सगा भाई बड़ा शातिर है। उसने अभी जो मॉम को आवाज दी वो और कुछ नहीं बल्कि एक ताना था कि उसे शक है कि मैं शाओशुआन को परेशान करूंगा, इसलिए वो घर रुकी है। कितना बड़ा स्कीमर है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जांग यान ने बड़ी चौकन्नी नजरों से मुझे देखते हुए पूछा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो हड़बड़ी में बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। उस दिन कॉरिडोर में भी मैंने तुम्हें ऑफेंड नहीं किया था, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने बात काट दी? मैंने उसके बाद बीच में ही काट दी। तुम्हारा उस गिरने वाली लड़की से क्या रिश्ता है? हादसे से पहले क्या तुम लोग साथ थे या फिर? मैं धीरे से मुड़ा और अपना सिर थोड़ा झुकाकर अपनी साफ आंखों से उसकी रूह को चीरते हुए पूछा, असल में उस हादसे के पीछे तुम लोगों का हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जांग यान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चीख कर मना किया, पर उसकी आंखों में छिपा खौफ और घबराहट साफ झलक रही थी। मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। उस हादसे को एक एक्सीडेंट बताकर दबा दिया गया, पर वो लड़की तो बेमौत मरी गई। तुम बताओ, अगर मैं रिपोर्ट कर दूं तो जांग यान की बातों से एक जरूरी सुराग मिल गया था। मैंने अपने हाथ फैलाए, मुझे सबूत की क्या जरूरत? मेरा बस इतना कहना ही काफी है। 12:41 19 नेचुरली कोई ना कोई एविडेंस तो ढूंढ ही लेगा। मैं बस सोच रहा हूं, अगर मिस्टर जांग के बारे में ऐसी कोई खबर बाहर आई तो क्या तुम्हारी रेपुटेशन इफेक्ट नहीं होगी? क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? ये मत सोचना कि तुम यंग मास्टर हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। मुशवान के सामने तुम्हारी लेवल ही क्या है? तुम्हें लगता है तुम उसे रिप्लेस कर लोगे इन योर ड्रीम्स? मुशवान ने मो फैमिली में 10 साल से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। फैमिली के साथ उसका जो इमोशनल बॉन्ड है तुम उसे कभी मैच नहीं कर सकते। मैंने उसे एक अजीब सी नजर से देखा। भला मैं मुशवान से खुद को कंपेयर क्यों करूंगा? वो सिर्फ एक अडॉप्टेड बेटा है और मैं बायोलॉजिकल। एक बायोलॉजिकल बेटा किसी अडॉप्टेड बेटे को रिप्लेस करने की ट्राई करे, मेरा ब्रेन इतना सिक नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें करेक्ट कर दूं, मैं तुम्हें थ्रेटन नहीं कर रहा, बस रिमाइंड कर रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि किसी को पता ना चले तो ऐसा काम ही मत करो। वो एक जीती जागती ह्यूमन लाइफ थी। तुम्हें क्या लगता है केस क्लोज हो गया तो सब कुछ सेफ हो गया? मैंने एक डीप वार्निंग देते हुए अपनी बात खत्म की और बिना कुछ और कहे वहां से टर्न हो गया। उससे डायरेक्टली पूछना तो बस अपना टाइम सेव करने का एक तरीका था। अगर मैं कुछ ना भी करूं तब भी जब उस लड़की का रिसेंटमेंट अपनी लिमिट क्रॉस कर लेगा तो मेरी स्पेशल आइडेंटिटी उसे सीधा मेरे पास ही खींच लाएगी। जियांग यान ने मेरी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं। मुशवान मुझसे पूछना चाहता था कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे जियांग यान इतने एंग्री मूड में चला गया। क्या मैंने सच में उसे बुली किया है? पर मेरे फेस की एक्सप्रेशन देखकर उसे रियलाइज हो गया कि अगर उसने सवाल पूछा तो मैं उसे इतना बुरी तरह रोस्ट करूंगा कि वो छिपने की जगह ढूंढता फिरेगा। मैं अभी जस्ट सोच ही रहा था कि इस मामले को पब्लिक होने में कितना टाइम लगेगा, पर स्पीड मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा तेज निकली। इंटरनेट पर इस केस को लेकर जो बवाल मचा हुआ था उसे देखकर मुझे सब कंप्लीटली नॉर्मल लगा। मैं डेली टीवी देखकर बहुत कुछ सीख रहा था। इस मॉडर्न सोसाइटी में सब कुछ सुपर फास्ट है। कोई भी इशू अगर इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो वो किसी प्रमोशन से ज्यादा फास्ट काम करता है। मुझे यही स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट और फास्ट लगी। शायद इसलिए क्योंकि ये इंसिडेंट मॉल में हुआ था तो पेई शुएरो भी न्यूज़ देखते हुए थोड़ा इमोशनल हो गई। सबको यही लगा था कि ये बस एक सिंपल एक्सीडेंट है, पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पीछे इतना बड़ा डार्क सीक्रेट निकलेगा। अगर उसके पेरेंट्स का स्टेटमेंट सच है तो ये बहुत क्रूर है। जो लड़की ऊपर से गिरी वो महज 25 ईयर्स की थी। इतनी यंग लाइफ, मैंने सुना है वो अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थी। अचानक ऐसे चले जाना, कोई वंडर नहीं कि उसके पेरेंट्स इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनकी जगह कोई भी पागल हो जाएगा। ये सब सोचते हुए पेई शुएरो ने इंटरनली खुद को थोड़ा कंफर्ट किया। उसे अभी अभी अपना शाओ चेन मिला था, फ्यूचर अभी बहुत लंबा था और मदर सन के पास एक साथ स्पेंड करने के लिए बहुत टाइम था। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विक्टिम के पेरेंट्स ने फॉर्मली रिवील किया कि उनकी बेटी बहुत स्वीट और क्वाइट नेचर की थी। उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और बैकग्राउंड भी स्ट्रिक्टली नॉर्मल था। उसकी जनरली कोई हाई डिमांड्स या एक्सपेंसिव हैबिट्स नहीं थी। अपनी एज की नॉर्मल लड़कियों की तरह उसे शॉपिंग का कोई क्रेज नहीं था। वो रेयरली अपने लिए कोई पर्सनल आइटम्स खरीदती थी। अपनी जॉब से वो जो भी अर्न करती थी वो सीधा पेरेंट्स को दे देती थी ताकि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली मैनेज हो सकें। खुद के लिए स्ट्रिक्टली कुछ नहीं बचाती थी। उसकी नॉर्मल लाइफ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक ही लिमिट थी। जिस हाई एंड मॉल से वो ऑफिशियल गिरी थी वो उसकी बजट रेंज से बिल्कुल बाहर था। उस दिन घर से निकलते वक्त उसका बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल था, पर पेरेंट्स ने कुछ ज्यादा नोटिस नहीं किया। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिजल्ट इतना डेडली होगा। इनिशियली सबको लीगली यही लगा कि ये एक एक्सीडेंट था, पर जब पेरेंट्स ने उसकी पर्सनल चीजें पैक की तो उन्हें एक सीक्रेट डायरी मिली। उनकी डॉटर फॉर्मली बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट फेस कर रही थी, इसीलिए उन्हें सस्पिशन है कि उसकी डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं है। वो फॉर्मली प्रॉपर जस्टिस और ट्रूथ डिमांड कर रहे हैं।
मुशवान की आंखें इधर उधर भाग रही थीं। वो टीवी पर रोते हुए पेरेंट्स को फेस नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ घुटनों पर प्रैक्टिकली कांप रहे थे। फेस अननेचुरली पेल हो गया था। मैंने प्रॉपर्ली नोटिस किया कि न्यूज़ देखते ही उसका एक्सप्रेशन अजीब हो गया था। जियांग यांग के साथ उसके क्लोज रिलेशन को याद करते हुए मेरे माइंड में एक थॉट आया और मैंने अचानक पूछा, तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो? क्या तुम उस विक्टिम को जानते हो या फिर तुमने ही कोई शेमफुल काम किया है? मेरी बात सुनकर मुशवान एकदम झटके से डरा। उसने एकदम से अपना सिर उठाया और मुझे घूरते हुए शार्प आवाज में चिल्लाया, शाओ चेन, तुम ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? माना तुम मुझसे अंदर ही अंदर अपसेट हो, पर तुम मुझ पर ऐसे फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगा सकते। पेई शुएरो इनिशियली थोड़ा कंफ्यूज हुई, फिर मुशवान की इतनी शार्प आवाज से चौंक गई। शाओ शुआन, क्या तुम सच में इस बेचारी लड़की को जानते हो? क्या ये तुम्हारे किसी क्लासमेट की फैमिली से है? वेल, ये पॉसिबल है। शाओ शुआन एक प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ता है जहाँ की ट्यूशन फीस काफी एक्सपेंसिव है। स्कूल हर साल कुछ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को ओपनली अब्जॉर्ब करता है। ऐसे स्टूडेंट्स जनरली नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं जो एक्सपेंसिव फीस पे नहीं कर सकते और उनके ग्रेड्स एक्सेलेंट होते हैं। हो सकता है ये तुम्हारे किसी क्लासमेट के रिलेटिव हो। मुशवान का फेस फिर से थोड़ा पेल पड़ गया। अगर तुम्हारे हार्ट में कोई गिल्ट नहीं है तो ओपनली सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? तुम और वो मिस्टर जियांग दोनों का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है। जैसे ही इस टॉपिक पर बात होती है तुम दोनों गिल्टी फील करते हो और नजरें चुराने लगते हो। तुम्हारे फेसेस पर लिटरली लिखा है कि हमारे इस इंसिडेंट से कनेक्शन है। तुमने न्यूज में देखा ना, मैटर अब पब्लिक लेवल पर ब्लो अप हो चुका है। पुलिस इजीली इन्वेस्टिगेट करके ट्रूथ बाहर ले आएगी। इससे बेटर है कि तुम ओपनली सच बता दो ताकि कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जा सके। पेई शुएरो को इनिशियली मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं था, पर अपने अडॉप्टेड बेटे का एक्सप्रेशन देखकर उनके हार्ट ने अचानक एक बीट स्किप कर दी। शाओ शुआन, मॉम, मैंने लिटरली कुछ नहीं किया। मुशवान पैनिक होने लगा। शाओ चेन, मुझे नहीं जानता कि मैं कैसा इंसान हूं, पर क्या आप भी मुझे नहीं जानती मॉम? मैं आपका बेटा हूं जिसे आपने 10 साल से ज्यादा टाइम तक रेस किया है। उसे फिर से वो फेक विक्टिम कार्ड प्ले करते देख मेरा मन किया कि मैं अपनी आंखें रोल कर दूं। आप एक्टिंग करना बंद करो। तुम्हारा ये ड्रामा बहुत ऑब्वियस है। अगर ये तुमने डायरेक्टली नहीं भी किया है तब भी डेफिनेटली तुम्हारा इस चीज से कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। मैं भी तो देखूं कि ये लोग अपने इस सीक्रेट को कब तक हाइड करके रखते हैं। ये कहकर मैं सीधा उठकर अपस्टेयर्स चला गया। पीछे मुशवान का फेस एम्बैरेसमेंट और डर से लाल पीला हो रहा था। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसके आंसू ही निकल पड़े। मॉम, आपने खुद नोटिस किया है ना, जब से शाओ चेन वापस आया है मैंने हर स्टेप पर स्ट्रिक्टली कॉम्प्रोमाइज किया है। मुझे पता है मेरी पोजीशन उसके इक्वल नहीं है और मुझे उससे फाइट भी नहीं करनी चाहिए। मैं जेन्युइनली उसके साथ पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों मिलकर मॉम डैड की केयर कर सकें, पर वो मुझे हर वक्त टारगेट करता है। मैं कुछ भी करूँ वो मुझ पर फॉल्ट निकालता है। आज जियांग ज्ञान इतने एंग्री मूड में चला गया, मुझे आइडिया भी नहीं है कि शाओ चेन ने उसके साथ क्या किया। आप ही बताइए मॉम, मैं एग्जैक्टली क्या करूँ? शायद मुझे ओपनली यहाँ से मूव आउट कर जाना चाहिए। माना मैं अभी ऑफिशियली अडल्ट नहीं हूँ, पर मैं अपनी सर्वाइवल का प्लान खुद फिगर आउट कर सकता हूँ। आपने इतने सालों तक मेरी केयर की है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा फेवर है। मैं इससे ज्यादा और कुछ डिमांड नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा इंटरनल पैनिक, टेंशन और फेक विक्टिमाइजेशन एक साथ रिलीज कर रहा था। उसने अपना फेस कवर किया और जोर जोर से रोने लगा। पेई शुएरो अपने बेटे को ऐसे रोते देख इंटरनली टूट रही थी। उन्हें बहुत हर्ट फील हो रहा था। एक माँ के लिए तो दोनों ही बच्चे इक्वल होते हैं। शाओ चेन उनका बायोलॉजिकल ब्लड है तो नेचुरली उन्हें उससे डीपली प्यार है, पर मुशवान को भी उन्होंने 10 साल तक रेस किया है। वो बायोलॉजिकल ना होकर भी उनके लिए बायोलॉजिकल जैसा ही है। पेई शुएरो इतनी नाइव भी नहीं थी कि वो एक्सपेक्ट करें कि दोनों ब्रदर्स के बीच ओपनली परफेक्ट लव होगा। बस पीसफुली बिना किसी ड्रामा के घर में रहें उतना ही काफी था। और वैसे भी शाओ चेन ने ओपनली डिक्लेयर किया था कि उसे मुशवान के मुंह फैमिली में स्टे करने से कोई इशू नहीं है। पर शाओ चेन के वर्ड्स लिटरली बहुत शार्प होते हैं। उसे बातों को पोलाइटली शुगर कोट करना बिल्कुल नहीं आता। घर में फैमिली मेंबर्स तो उसे टॉलरेट कर लेंगे, पर आउटसाइडर सोसाइटी में उसका क्या होगा? यही सब सोचते हुए पेई शुएरो डीप थॉट्स में खो गई। इधर मुशवान कंटिन्यूसली अपना ड्रामा कर रहा था, पर काफी देर तक उसे मॉम से कोई कंफर्ट नहीं मिला। उसने सिसकते हुए धीरे से अपनी आंखें उठाई और देखा तो वो और भी ज्यादा अपसेट हो गया। मॉम इस क्रिटिकल मोमेंट पर ओपनली ब्लैंक आउट हो रखी थी। इस रियलिटी चेक ने मुशवान को डीपली हर्ट कर दिया। उधर जैसे ही मैं अपने रूम में वापस आया मुझे सडनली एक अजीब सी स्ट्रेंज वाइब फील हुई। मैंने अपना हाथ वेव करके एक मैजिकल बैरियर क्रिएट किया, बाहर आ जाओ। थोड़ी देर तक साइलेंस रहा, फिर एक ब्लर सी ट्रांसपेरेंट फिगर डरते कांपते हुए बाहर फ्लोट होकर आई। मेरी इंटेंस गेज जैसे ही उस पर पड़ी वो सिकुड़ कर रूम के कॉर्नर में छिप गई। तुम एक गोस्ट बन चुकी हो, फिर भी तुम्हारा प्रैक्टिकली डर खत्म नहीं हुआ। कोई वंडर नहीं कि वो स्पॉइल्ड प्लेबॉयज तुम्हें ओपनली इतना बुली कर पाए। मुझे सीरियस डाउट हो रहा है कि इतनी वीक माइंड वाली लड़की गोस्ट बनने के बाद भी प्रैक्टिकली कोई ड्रास्टिक चेंज शो कर सकती है। ये एग्जैक्टली कर ही क्या सकती है? क्या ये मेरे मिशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ट्रिगर कर पाएगी? आई हाईली डाउट दैट। मैंने फॉर्मली उससे पूछा, तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? अगर तुमने डायरेक्टली बात क्लियर नहीं की तो मैं तुम्हें बाहर किक आउट कर दूंगा। वो फिगर मेरे वर्ड सुनकर पैनिक कर गई और हकलाते हुए बोली, मैं वेन यीमो हूँ। कुछ दिन पहले उसी हाई एंड मॉल में मेरे साथ वो एक्सीडेंट हुआ था। ये बोलते ही उसकी टोन फॉर्मली एक्सट्रीमली वीक हो गई। मुझे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में काफी दिन लग गए। ये प्रैक्टिकली बिलीव करना लिटरली बहुत हार्ड था, पर मेरे पास स्ट्रिक्टली कोई और ऑप्शन नहीं था। जिस मोमेंट मैं उस हाइट से गिर रही थी मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरी सर्वाइव करने की प्रैक्टिकली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं बच भी जाती तो मेरी परमानेंटली डिसेबल्ड स्टेट के हेवी मेडिकल बिल्स मेरी एवरेज फैमिली पे नहीं कर पाती। इसलिए डायरेक्टली मर जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑफिशियली खुश हूं या लीगली रहूं। तो फॉर्मली अब तुम्हारा नेक्स्ट लीगली प्लान क्या है? तो तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? रिवेंज लेना। व्हेन यीमो कंफ्यूज हो गई, रिवेंज, क्या मैं रिवेंज ले भी सकती हूँ? अगर तुम्हें रिवेंज नहीं लेना था तो तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आई? अगर तुम्हारे माइंड में रिवेंज की स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होती तो तुम्हारा स्पिरिट ह्यूमन वर्ल्ड में स्टक नहीं रहता। मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जा पा रही। मुझे ट्रस्ट है कि तुमने अपने पेरेंट्स की कंडीशन देखी होगी। तुम उनकी सिंगल डॉटर थी। अब जब तुम्हारा एग्जिस्टेंस वैनिश हो गया है तो वो चुप नहीं बैठेंगे।
वो फॉर्मली डेथ पॉइंट तक फाइट करने के मूड में है। वेनीमो काफी देर तक साइलेंट रही और फिर कांपती हुई आवाज में बोली, वो उन मॉन्स्टर से जीत नहीं पाएंगे। उसकी वॉइस में अभी भी वो डीप फियर प्रोमिनेंट था। मुझे पूरी रियलिटी समझ में आने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसके माइंड में रिवेंज या डीप हेट्रेड नहीं था। एक्चुअली वो लंबे टाइम से इतना बोली हुई थी कि उसका ट्रॉमा उसके सोल पर परमानेंट स्कार बन चुका था। गोस्ट बनने के बाद भी वो इंसानों से डर रही थी। इससे साफ पता चलता था कि उसने पावर और कंट्रोल के अब्यूज को बहुत डीपली सफर किया है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे पता है कि तुम्हारी पावर अलग है। तुम श्योरली मेरी हेल्प कर सकते हो, राइट? उसने अचानक अपना सिर उठाया और बेगिंग वाली नजरों से मुझे देखा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का असल में कौन है और उसे नॉर्मल आंखों से कैसे देख पा रहा है। अगर वो मुझे देख पा रहा है और जरा भी पैनिक नहीं कर रहा, मतलब इसका लेवल सच में स्पेशल है। उसे इंटरनली फील हो रहा था कि कोई इनविजिबल एनर्जी उसे मेरे पास खींच लाई है, तो डेफिनेटली ये इंसान उसकी मदद कर सकता है। मैंने हल्का सा स्माइल किया। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं? मेरे इस क्वेश्चन ने उसे कंफ्यूज कर दिया। हाँ, प्रैक्टिकली हेल्प करनी कैसे है? जब उसे खुद ही नहीं पता कि उसका रियल प्लान क्या है, तो वो दूसरों से क्या डिमांड करे? क्या उसके अंदर कोई हेट्रेड नहीं थी? ऑब्वियसली बहुत डीप हेट्रेड थी। वो एक्सीडेंटली उस बिल्डिंग से नहीं गिरी थी, बल्कि वो एक मर्डर था जिसे डेलिबरेटली कवर अप किया गया था। जब वो एक्सीडेंट हुआ तो उसके अंदर डर और डिस्पेयर के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट भी था। आखिर उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये सब तब स्टार्ट हुआ था जब उसने उन एरोगेंट प्लेबॉयज को किसी इनोसेंट को बुली करते हुए देखा था और उन्हें रोकने के लिए ब्रेव स्टैंड लिया था। पर बदले में उसे इतनी खौफनाक मौत क्यों मिली? वो एक मिल्क टी शॉप पर पार्ट टाइम काम करती थी। कुछ स्पॉइल्ड प्लेबॉयज अक्सर वहां आते थे। एक दिन उन्होंने दुकान में बहुत हंगामा किया। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर बदले में उसे ही गालियां और थ्रेट्स मिले। गुस्से में आकर उसने झूठ बोल दिया कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और अगर उन्होंने ड्रामा बंद नहीं किया तो वो वीडियो ऑनलाइन एक्सपोज कर देगी। सिर्फ इस धमकी की वजह से वो डरे और पीछे हट गए। उसने सोचा था कि ये बस डेली लाइफ का एक छोटा सा इशू है, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने असली डीमंस को प्रोवोक कर दिया है। उस दिन के बाद से रिवेंज का सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल में उसे ओपनली आइसोलेट किया गया। उन लोगों ने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उसके कैरेक्टर पर फेक रूमर्स फैलाए ताकि उसे एम्बैरेस कर सकें। जब उसने जॉब से रिजाइन करना चाहा तो उन्होंने बॉस को थ्रेटन किया। उन्होंने उसका एड्रेस ढूंढ लिया और उसके पेरेंट्स को डराया। वो उसकी डेस्क में ट्रैश भर देते थे, उसके स्टडी मटेरियल्स डिस्ट्रॉय कर देते थे। उनका टॉर्चर एंडलेस था। उसे लगा था कि अगर वो कुछ टाइम टॉलरेट कर लेगी तो वो बोर होकर उसे छोड़ देंगे, पर उसे नहीं पता था कि इस चक्कर में उसकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। मरने के बाद भी उसे सिर्फ एक एक्सीडेंटल फॉल का टैग मिला। असली ट्रूथ पूरी तरह से हाइड कर दिया गया। ये सब याद आते ही उसका रिजेंटमेंट पूरी तरह से एक्टिव हो गया। रूम की एनर्जी अचानक फ्लक्चुएट होने लगी। कर्टन्स हवा में उड़ने लगे, लाइट्स तेजी से फ्लिकर करने लगी और ग्लास रैटलिंग की आवाज आने लगी। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी प्रिसाइसली यही पेन फील करें। मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनके किए की एग्जैक्ट पनिशमेंट मिले। मैंने अपना चेहरा हाथ पर टिकाया। एग्जैक्ट पनिशमेंट मतलब उन्हें प्रिजन भेजना। ये कोई टफ टास्क नहीं है। वेन ईमो के अंदर का हेट्रेड पूरी तरह से ट्रिगर हो गया था। उसका टिमिड नेचर अचानक से एक्सट्रीमली डार्क और कोल्ड एनर्जी में बदल गया। उसका फेस हल्का सा ट्विस्ट हुआ। प्रिजन। उनकी पावरफुल फैमिली उन्हें कभी प्रिजन जाने ही नहीं देगी, और अगर वो गए भी तो कुछ ही टाइम में बाहर आ जाएंगे। मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई और उसके बदले सिर्फ कुछ साल की प्रिजन। क्या मेरी लाइफ की वैल्यू इतनी चीप है? उसका ऑरा बता रहा था कि वो इस जस्टिस से सेटिस्फाई नहीं होगी। तो फिर लाइफ के बदले लाइफ कैसा रहेगा? मैंने ये बात इतने कामली बोली जैसे ये दुनिया का सबसे सिंपल काम हो। मेरी बात सुनकर वेन यीमो अचानक फ्रीज हो गई। उसका उबलता हुआ डार्क ऑरा एक सेकंड के लिए शांत हुआ। अगर ऐसा सच में पॉसिबल है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। पर क्या तुम जेन्युइनली ऐसा कर सकते हो? उसने बहुत केयरफुली पूछा। अगर सच में ऐसा हो सकता है तो डेफिनेटली इससे बेटर कुछ नहीं। मेरी लाइफ ऐसे ही खत्म हो गई, तो फिर वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ इतनी इजीली कैसे जी सकते हैं? क्या मेरी डेथ का कोई मीनिंग नहीं? ये लीगल रूल्स और सिस्टम मेरे डैमेज को कभी फिक्स नहीं कर सकते। मैंने हल्का सा स्माइल किया। हाँ, मैं एब्सोल्युटली कर सकता हूँ। वेन यीमो की आंखों में एक सडन होप और शॉक की चमक आ गई। क्या तुम सीरियसली मेरा रिवेंज लेने में मेरी हेल्प कर सकते हो? अगर मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया तो क्या तुम पीसफुली इस वर्ल्ड को छोड़ दोगी? उसने अपना सिर हाँ में हिलाया, पर फिर अचानक रुक गई। उसके फेस पर एक डीप सैडनेस और लोनलीनेस आ गई। मैं अपना सारा रेजेंटमेंट तो छोड़ सकती हूँ, पर मैं अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़कर मूव ऑन नहीं कर पा रही। उनकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और चाइल्ड नहीं है। मैंने एक मोमेंट के लिए सोचा और बोला, तुम्हारे पेरेंट्स की एज अभी बहुत ज्यादा नहीं है, मे बी वो एक और बेबी प्लान कर सकते हैं। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा। अपने पेरेंट्स की एज को रिमेंबर करते हुए उसे रियलाइज हुआ कि लॉजिकली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर सच में ऐसा पॉसिबल है तो मैं कंप्लीटली पीसफुली जा सकती हूँ। तो मेरा रिवेंज कब लोगे? मुझे इसके बदले क्या प्राइस पे करना होगा? मेरी आंखों में एक चमक आई और मैंने एक डीप मीनिंग वाली स्माइल के साथ कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मैं तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं करूंगा, पर मैं तुमसे कोई ऐसी डिमांड भी नहीं करूंगा जो तुम बेयर ना कर सको। जब ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, तो नेचुरली मेरी डिमांड भी कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं होगी। वैन यीमो ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें वेट करना होगा। इस प्लान के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग की नीड है। उसने एग्री किया। फिर सडनली उसे कुछ याद आया और वो नर्वस होकर बोली, क्या तुम मेरे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं अंडरवर्ल्ड का मास्टर हूँ, हेवन का कोई गॉड नहीं। मेरा कंट्रोल सिर्फ डेड स्पिरिट्स पर है, लिविंग ह्यूमंस पर नहीं। मुझे साइलेंट देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं। उसका वो मिजरेबल एक्सप्रेशन देखकर मैंने कहा, तुम रिलैक्स करो, तुम्हारे पेरेंट्स सेफ रहेंगे। ये इशू इंटरनेट पर बहुत वायरल हो चुका है। अगर इस टाइम पर उनके साथ कुछ होता है तो पुलिस इजीली सस्पेक्ट्स को पकड़ लेगी। मॉम, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मैंने पेशवेरो से कहा। पेशवेरो अचानक से चौंक गई। बाहर? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नहीं, कोई नीड नहीं है, मैं खुद कैब से चला जाऊंगा। ड्राइवर साथ होगा तो काम करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन शाओ चेन जब से वापस आया था वो कभी अकेला बाहर नहीं गया था। उसे हाइशी सिटी के रास्ते भी प्रॉपर्ली नहीं पता थे।
अगर वो अकेला गया और रास्ता भूल गया तो मैं उनकी वरी क्लियरली समझ रहा था। मॉम, सब ठीक है, मुझे रास्ते पता है, और वैसे भी कैब ड्राइवर को सीधा एड्रेस ही तो देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकती, आजकल बाहर बहुत बैड गाइज घूम रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी फोर्थ सिस्टर को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। तुम्हें जो भी काम हो तुम आराम से करना, और वो तुम्हारी एरेंड्स रन करने में भी हेल्प कर देगी। ये बोलते ही उन्होंने तुरंत किसी को भेजकर सोती हुई मू यूवेई को जगाने का ऑर्डर दे दिया। एरेंड्स में हेल्प कर देगी। गहरी नींद में सो रही मू यूवेई को जब जबरदस्ती उठाया गया और मॉम का ऑर्डर सुनाया गया तो वो पूरी तरह भड़क गई। मॉम, मैं उसकी ओल्डर सिस्टर हूँ, कोई सर्वेंट नहीं जो उसके पीछे पीछे घूमे। अगर आपको उसकी इतनी ही वरी है तो किसी ड्राइवर को उसके साथ भेज दो ना, मैं उसके साथ बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। चिल्लाते उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने भी एक डिस्कस्ट भरा लुक देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए? ये मॉम की टेंशन है जिसकी वजह से वो तुम्हें फोर्स कर रही है। मॉम, जरा इसको देखो। मु युवे ने गुस्से में मेरी तरफ पॉइंट किया। पेशवेरों ने जोर से उसका हाथ नीचे झटक दिया। अगर तुम हैप्पी नहीं हो तब भी तुम्हें जाना ही होगा। तुम खुद कहती हो ना कि तुम शाओ चेन की सिस्टर हो, तो अपने छोटे भाई के साथ बाहर जाकर थोड़ी हेल्प करने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? आखिर तुम चाहती क्या हो? पेशवेरों का फेस गुस्से से सीरियस हो चुका था। उन्होंने स्ट्रिक्ट नजरों से मुयुवेई को घूरा। उनका ये एंग्री लुक देखकर मुयुवेई का सारा एटीट्यूड तुरंत हवा हो गया। मैटर यहीं क्लोज होता है, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, शाओ चेन को बाहर जाना है। वो रोने वाले एक्सप्रेशन के साथ जबरदस्ती तैयार होने चली गई। तुम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हो? कार में बैठते ही मो युवे ने अपना डार्क फेस बनाते हुए पूछा। अब जब एक फ्री का ड्राइवर मिल ही गया था तो मैं उसका पूरा एडवांटेज क्यों ना लूं? मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑर्डर दिया, गाड़ी सीधे आगे चलाओ, मैं तुम्हें रास्ता गाइड करूंगा। मैंने कंप्लीटली उसे अपना पर्सनल ड्राइवर मान लिया था। मो युवेई गुस्से से फटने वाली थी, पर उसके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो बस मेरी डायरेक्शंस फॉलो करती गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे लोकेशन और भी अननोन और रास्ते और भी नैरो होते जा रहे थे। वो खुद कंप्लीटली शॉक थी। इतने सालों से हाइशी सिटी में रहने के बावजूद उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस सिटी में ऐसा भी कोई स्लम एरिया एग्जिस्ट करता है। मुयुवे ने साइलेंटली मेरी बात मानी और गाड़ी को एक एक्सट्रीमली ओल्ड और डैमेज सोसाइटी के बाहर पार्क कर दिया। ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे वो बाहर देख रही थी और उसके माइंड में डाउट बढ़ता जा रहा था कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। ऑलराइट, तुम बस यही मेरा वेट करो। मैंने गाड़ी से उतरते ही जोर से डोर स्लैम किया और बिना मो युवेई को बोलने का कोई चांस दिए सीधा आगे बढ़ गया। वो मुझसे पूछना चाहती थी कि मेरा एग्जैक्ट प्लान क्या है, पर मेरा एटीट्यूड देखकर वो इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई कि उसने मुझे इग्नोर करने का ही डिसीजन ले लिया। मैं आराम से उस आउटडेटेड सोसाइटी के अंदर एंटर हुआ और बिना रुके सीधे एक ओल्ड बिल्डिंग की तरफ चला गया। उस बिल्डिंग की कंडीशन बहुत ही वर्स थी। वॉल्स पूरी तरह डैमेज थी और वहां कोई लिफ्ट सिस्टम भी नहीं था। स्टेयर्स भी टूट फूट रही थी। मैं सीधा फोर्थ फ्लोर तक क्लाइंब कर गया और लेफ्ट साइड टर्न हुआ। वहां पहुंचते ही मुझे एक फेंट रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे 100% डाउट था कि ये रोने की आवाज वेन फैमिली के घर से ही आ रही है। वेन फैमिली के डोर पर पहुंचते ही मैंने स्लोली नॉक किया। सच कहूं तो मुझे जल्द से जल्द अपने असिस्टेंट को यहाँ बुलाना होगा। अंडरवर्ल्ड सिटी ऑफ डेड का मास्टर होने के बावजूद मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह डोर टू डोर भटक रहा हूँ। ये मेरी ग्रैंड आइडेंटिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। नॉक सुनते ही अंदर रोने की आवाज अचानक रुक गई। फिर फुटस्टेप्स की साउंड आई और डोर के पीछे से किसी ने पूछा, कौन है? मैं वेन यीमो का फ्रेंड हूँ। अंदर कुछ देर के लिए साइलेंस रहा, फिर डोर हल्का सा ओपन हुआ। गैप में से किसी ने मुझे केयरफुली ऑब्जर्व किया। मेरी यंग एज देखकर शायद वो थोड़ा रिलैक्स हो गए। क्या तुम शाओमो के ऑफिस कोलीग हो? मैंने बस अपना सिर हाँ में हिलाया। इसके बाद ही उन्होंने डोर कंप्लीटली ओपन किया और मुझे अंदर आने दिया। अंदर एंटर होते ही मैंने बिना कोई वेस्ट ऑफ टाइम के डायरेक्टली पॉइंट पर बात की। मुझे पता है कि वेन ईमो का मर्डर हुआ है। वेन ईमो के पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर अपनी बेटी के एक्सीडेंट के बाद वो एकदम से बहुत एज दिखने लगे थे। उनके काले बालों में अब व्हाइट हेयर साफ विजिबल थे। चेहरे की रिंकल्स भी काफी डीप हो गई थी। उनकी आंखों में एक्सट्रीम पेन के साथ साथ एक सप्रेस्ड हेट्रेड भी साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि शाओ मो का मर्डर हुआ है? क्या तुम्हें कोई सीक्रेट पता है? प्लीज मुझे जल्दी बताओ। वह नीमो की मॉम, जो अभी तक कंप्लीटली होपलेस लग रही थी, मेरे वर्ड सुनते ही एकदम से हाइपर हो गई और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं वह नीमो को देख सकता हूँ और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। वे नीमो के मॉम और डैड मेरी बात सुनकर कंप्लीटली शॉक में चले गए। उन्हें मेरी बात का रियल मीनिंग समझ ही नहीं आया। उनकी बेटी मर चुकी है तो फिर वो उसे कैसे देख सकता है? माना कि ट्रूथ ढूंढने के लिए उन्होंने अभी तक बॉडी को क्रीमेट नहीं किया था और उसे हॉस्पिटल के मॉर्ग में रखा हुआ था, तो क्या ये लड़का सच में मॉर्ग चला गया था? उन दोनों के माइंड में यही वियर्ड आइडिया आ रहा था। मैं आपकी बेटी की सोल को देख सकता हूँ और मैं आपकी रिवेंज कंप्लीट करने में हेल्प करूंगा। मैंने तुम्हारी बेटी की सोल देखी है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मैंने कहा। वेन की माँ की स्कियां थम गई। उन्होंने आंसुओं से धुंधली आंखों से मुझे देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी। उनकी इच्छा, जाहिर है अपनी बेटी के कातिलों को पकड़वाना और उन्हें कड़ी सजा दिलाना। पर नहीं, इतना काफी नहीं है। सिर्फ कुछ सालों की जेल बहुत कम है। भला कुछ सालों की कैद शाओ एमओ की जान की बराबरी कैसे कर सकती है? जिसने शाओ एमओ को मारा है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तड़प तड़प कर मौत मिलेगी। वेन की माँ की आंखों में नफरत का ज्वालामुखी दहक रहा था। मैंने साफ कह दिया, जो भी तुम चाहो मैं वो मुमकिन कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मैंने बात साफ कर दी थी। पुण्य के अलावा मुझे इंसानी जज्बात चाहिए, प्योरेस्ट इमोशंस, सच्चाई और वफादारी। रीबर्थ का दरवाजा नई शुरुआत का रास्ता है। जन्म का मतलब है उम्मीद और खुशी, और मौत का मतलब है अंत, मायूसी और दर्द। जीवन और मृत्यु एक साइकिल है और इस साइकिल के बीच बहुत सारा लालच, स्वार्थ और बुराई छिपी है। मुझे इन नेगेटिव इमोशंस को साफ करके बैलेंस बनाए रखना होता है। मेरी बात सुनकर वेन की माँ ने बिना सोचे कहा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस हमारी मदद करो। मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मैं मुस्कुराया। मामला इतना भी गंभीर नहीं है। फिर मैंने उन्हें वो सब सच सच बता दिया जो मुझे वेन मीमो से पता चला था। सच जानकर दोनों माता पिता फिर से फूट फूट कर रोने लगे। ये नज़ारा देखकर मैंने बस एक ठंडी आ भरी।
अपनों को खोने का दर्द वाकई दुनिया की सबसे कड़वी हकीकत है। ये एक ऐसी चीज है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। वेन की माँ अचानक जमीन पर गिर पड़ी और अपना सिर पटकने लगी। मैं चाहती हूँ कि वो इसकी कीमत चुकाएं। मैं चाहती हूँ कि वो पूरी जिंदगी नर्क की आग में जले। नफरत के साथ साथ उन्हें इस बात का पछतावा भी था कि उन्होंने अपनी बेटी की तकलीफ पहले क्यों नहीं समझी। अगर उन्हें पता होता तो वो उसे उस जॉब से इस्तीफा दिला देते, उसे कहीं दूर ले जाते। वेन के पिता ने अपने जज्बात काबू करने की कोशिश की, पर उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, पर उनकी आवाज में छिपा दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं भी यही चाहता हूँ, उन्हें उनकी किए की सजा मिलनी चाहिए। मैंने उनसे इंतजार करने को कहा और बिल्डिंग से बाहर आ गया। कार की खिड़की से देखा तो मुयुए मजे से सो रही थी। उसका मुंह आधा खुला था, जाहिर है वो गहरी नींद में थी। मेरा सिर चकरा गया। ये मेरी बड़ी बहन है। बहन कहना तो दूर, इसे छोटी बहन बनाना भी सरदर्दी है। पहले सोचा कि शीशा खटखटा कर उसे जगा दूं, पर फिर मैं रुक गया। मैं सोच ही रहा था कि मुयुए से पीछा कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि हर जगह उसे साथ ले जाना मुश्किल था। अब जब वो सो रही है तो उसे सोने ही देता हूँ। मैंने अपना रास्ता बदल लिया, जबकि मुयुए कार में खराटे भर रही थी। वेन यीमो के माता पिता की इच्छा पूरी करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अपनी पावर से मैं उन गुनहगारों को बिना किसी को पता चले सबक सिखा सकता था, लेकिन ये उनके दिल की गहराई में दबी इच्छा के मुताबिक नहीं होता। इसलिए सबसे पहले सच को सबके सामने लाना जरूरी था। जब मुझे उस लड़की के साथ हुए हादसों का ख्याल आया तो मैं भी दुखी हो गया। अगर इस केस में इंसाफ नहीं मिला तो फिर कोई भला काम क्यों करेगा। ये समाज तेजी से तरक्की तो कर रहा है, पर इंसानियत पीछे छूटती जा रही है। लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। शायद इस मटेरियलिस्टिक दुनिया ने इंसान के अंदर की गंदगी को बाहर निकाल दिया है। मुझे अपना पिछला समय याद आया। जब मैं इन बच्चों की उम्र का था तब तक मैं एक जिम्मेदार मर्द बन चुका था। घर परिवार और अपनी साख संभालना सीख गया था। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कुराहट आ गई। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचे हुए मुझे सदियां बीत गई हैं। मैं सच में सब कुछ भूल चुका हूं। मैं शुरू से यंग मास्टर नहीं था। धुंधली सी याद है कि इस ओहदे से पहले मैं भी एक आम इंसान ही था। हाँ, एक आम इंसान जो मरने के बाद सिटी ऑफ द डेड में आया। इतना वक्त गुजर चुका है कि मुझे अब ये भी याद नहीं कि मैं उस शहर का यंग मास्टर आखिर बना कैसे। ये ख्याल बिजली की तरह आया और गया, और देखते ही देखते मेरा साया गायब हो गया। सड़क पर चलते राहगीरों को भनक तक नहीं लगी। सब अपनी धुन में मगन थे। किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक जवान लड़का अचानक हवा में गायब हो गया। मुझे लगा था कि मैं काम जल्दी निपटा लूंगा, पर मामला देर रात तक खिंच गया। काम के चक्कर में मैं म्यू यूए को बिल्कुल भूल गया और सीधे घर पहुंच गया। घर के अंदर घुसते ही मुझे माहौल में अजीब सी टेंशन महसूस हुई। अभी मैंने कुछ बोला भी नहीं था कि पेशवेरों ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आवाज में फिक्र साफ थी। शुक्र है तुम वापस आ गए। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। मुंह के पिता के चेहरे पर भी बेचैनी थी, पर मुझे देखकर उन्होंने चैन की सांस ली। वो बार बार यही कह रहे थे कि अच्छा हुआ तुम लौट आए। उन्हें लगा था कि उनका बेटा शायद कहीं भाग गया है। मैंने आंखें झपकाई। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि क्या हुआ है। जैसे ही मैं सफाई देने वाला था तभी न्यू यूवे, जैसे शायद घर पे काफी डांट पड़ी थी, गुस्से में आग बबूला होकर सामने आई। वो मुझ पर चिल्लाए, म्यू चेन, क्या तुम पागल हो? कहीं जाना था तो बताकर नहीं जा सकते थे? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितने परेशान थे? हम तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रहे हैं। उसकी दहाड़ सुनकर मैंने अपने कंधे सिकोड़ लिए। वाकई मेरी ही गलती थी। तुम चुप रहो। पेशवेरों ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मुंह युवे को घूरते हुए कहा, जरूर तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा नाराज होकर गया होगा। तुम हमेशा उसे परेशान करती हो। मैंने कितनी बार कहा है कि वो तुम्हारा सगा भाई है, पर तुम्हें समझ ही नहीं आता। माँ की ये बेतुकी बातें सुनकर मुंह युवे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माँ, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। आज मैंने कुछ भी नहीं किया। आज तो मैंने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। मुंह युवे जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब मुझे लगा कि दोनों के बीच जंग छिड़ जाएगी तो मैंने फौरन दखल दिया। माँ, गुस्सा मत होइए, मेरी बात सुनिए। आज वाकई चौथी बहन की कोई गलती नहीं है। उन्होंने आज मुझसे झगड़ा तक नहीं किया। माँ ने मुड़कर मुझसे पूछा, तो फिर तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? तुम इस शहर में नए हो, तुम्हें रास्ते नहीं पता, तुम कहीं खो सकते थे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें तो फोन भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर रास्ता भूल जाते तो नेविगेशन कैसे देखते? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं एक काम से गया था और बहन से गाड़ी में इंतजार करने को कहा था। जब मैं वापस आया तो देखा कि वो सो रही हैं। मुझे लगा शायद वो जल्दी जाग गई थी और उनकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। उसे लग रहा था कि मैं ये सब जानबूझकर उसे फंसाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने अपनी बात जारी रखी। मुझे लगा मैं अपना काम निपटाकर जल्दी लौट आऊंगा, शायद उनके जागने से पहले ही। पर काम में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया। मेरा इरादा उसे डांट खिलवाना नहीं था। मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तो फिर तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुंह युवे ने सवाल दागा। मैंने अपने थैले में हाथ डाला और फोन बाहर निकाला। मैं उलझन में था। मुझे तो कोई रिंग सुनाई नहीं दी। ये वही फोन था जो पेशवेरों ने मुझे दिया था। युवे ने झपट कर फोन लिया, स्क्रीन जलाई और गुस्से में हंसने लगी। स्क्रीन देखते ही वो छिड़ गई और फोन मेरे मुंह के पास ले आई। क्या तुम्हें देखना भी नहीं आता? तुम्हारा फोन साइलेंट मोड पर है। मैंने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाई। सच में मुझे नहीं पता था। मैंने पहले कभी फोन इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे कैसे पता होता कि इसे खामोश भी किया जा सकता है। युवे अभी और बहस करना चाहती थी, पर पेशवेरों ने उसकी उंगली पर जोर से मारा। अगर तुम गाड़ी में नहीं सो रही होती तो क्या वो तुम्हें अकेला छोड़कर जाता? वो तो तुम्हारी फिक्र कर रहा था। तो गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें उसकी मदद के लिए भेजा था और तुम वहां खर्राटे भर रही थी। इस महीने की तुम्हारी पॉकेट मनी कैंसिल। माँ ने सीधा ऐलान कर दिया। क्या मेरी पॉकेट मनी? अभी तो महीने के सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। मुझे चिल्लाई। पेशवेरों ने बाकी बच्चों की तरफ देखकर चेतावनी दी, अगर किसी ने भी छुपकर इसकी मदद की तो अगले महीने उसकी पॉकेट मनी कटेगी। फिर उन्होंने म्यू वांटिंग की तरफ देखा। और तुम, अगर तुमने अपनी बहन को पैसे दिए तो मैं कल ही तुम्हारे लिए कोई लड़का देखकर शादी पक्की कर दूंगी। म्यू वांटिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फौरन जवाब दिया, माँ आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बल्कि मैं दूसरों पर भी नजर रखूंगी। बड़ी बहन? मुंह युवे रोने लगी। मुंह वांटिंग ने बेबसी और हमदर्दी से उसे देखा। छोटी बहन, मुझे बुरा मत समझना, पर मेरी जान पर बात आ गई है। कमरे में जाने के बाद मुंह श्वन चुपके से बाहर निकली और मुंह युवे के पास गई। उसे दिलासा देने के बाद उसने अपनी क्यूरियोसिटी दबाते हुए पूछा कि आखिर हुआ क्या था। जब मेरा जिक्र आया तो मुंह युवे का गुस्सा फिर बढ़ गया।
उसे लगा कि उसका सगा भाई उसकी किस्मत खराब करने आया है। फिर भी मूशवान के सामने उसने थोड़ा बहुत बताया कि हम कहाँ गए थे, पर बाद में मैं कहाँ गया और क्या किया ये उसे भी नहीं पता था। मूशवान सोच में पड़ गई, उसे भी समझ नहीं आया कि वो कौन सी जगह थी। उनके जैसे लोग हमेशा हाई क्लास इलाकों में ही रहते हैं, ऐसी पुरानी और टूटी फूटी जगह वो कभी नहीं जाते। उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और अपने कमरे में लौट आई, पर उसका मन बेचैन था। तभी जियांग यान का कॉल आया। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने घर की ये सारी किचकिच अपनी दोस्त को बताई। सुनते ही जियांग यान चिल्लाई, क्या वो वैन यीमो के घर गया था? ये नाम सुनते ही मूशवान का दिल बैठ गया और उसके हाथ कांपने लगे। वो वैन यीमो के घर क्यों जाएगा? वो तो उसे जानता भी नहीं। जियांग यान ने दांत पीसते हुए उस दिन का सारा वाकया सुना दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांग यान भी उस मामले में शामिल थी। यान, क्या तुम भी? मूशवान का गला सूखने लगा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि अगर ये मामला खुला तो क्या होगा। हालांकि वो खुद वहां मौजूद नहीं थी, पर उसकी सहेलियां इसमें शामिल थीं। लेकिन फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि उसने खुद तो कभी वैन यीमो को परेशान नहीं किया था, शायद बस थोड़ा बहुत। मूशवान अपनी पुरानी यादों को टटोलने लगी कि कहीं उसने कोई सुराग तो नहीं छोड़ा। श्वन, क्या तुम सुन रही हो? जियांग यान की आवाज आई। मूशवान ने खुद को संभाला। सुन रही हूँ। अब तुम क्या करने वाली हो? उसके माता पिता इस मामले को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे। कुछ नहीं होगा, जियांग यान ने बात काटते हुए कहा। ना तो स्कूल और ना ही हमारे पेरेंट्स इसे बड़ा इशू बनने देंगे। बस कुछ लोगों को माफी मांगनी होगी और थोड़े पैसे देने होंगे। वैसे भी ये सब तो उन कॉलेज स्टूडेंट्स ने किया था, हमने तो कुछ ज्यादा किया भी नहीं। जांग यान बेफिक्र लग रही थी, पर मोशवान को लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। मॉल का सीसीटीवी फुटेज? मोशवान ने पूछा। जांग यान को उसकी फिक्र नहीं थी, वो तो कब का डिलीट हो चुका है। कोई सबूत नहीं मिलेगा। मेरे पापा की मॉल के मालिक से अच्छी पहचान है, बस एक कॉल की दूरी पर सब साफ हो गया। और वैसे भी जांग परिवार से कोई दुश्मनी क्यों मोलेगा? पर मुझे डर मुझे इनका है। उस दिन मॉल के गलियारे में जब मैं घबराकर उससे टकराई थी, उसकी आंखों में कुछ अजीब था। और उस दिन तुम्हारे घर पर उसने जो बातें कही, ऐसा लगा जैसे उसे सब पता हो। यही बात जांग यान को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जांग यान से बात करने के बाद मूशवान को वो दिन याद आया जब न्यूज़ देखते वक्त मैंने उससे कुछ सवाल किए थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शायद मैंने वाकई देख लिया था कि बुरा काम किसने किया। अगर मैंने पहचान नहीं भी की थी तो ये तो पक्का था कि मैंने उन्हें जुल्म करते देखा था। अगर ये बात बाहर आ गई तो क्या होगा? मूशवान घबरा गई, पर फिर भी उसने खुद को शांत किया। यान, मुमकिन है कि मूचन ने कुछ देखा हो। उसने मुझसे पूछा भी था कि क्या मैं इसमें शामिल हूं, पर उसने अभी तक मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया है। तुम बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर दो ताकि वो अपना बचाव कर सके। मूशवान की बात सुनकर जियांग यान और भी डर गई। उसने जल्दी से कॉल कट किया। मूशवान ने अपने दांत भींचे। उसे अब पछतावा हो रहा था। वेन यीमो ने उस बेचारी लड़की की मदद की थी, पर उसे क्या पता था कि ये लोग उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। उसे उस वक्त वेन यीमो का वो इंसाफ वाला अंदाज जहर लग रहा था, जैसे वो कोई हीरोइन हो और बाकी सब विलेन। इसलिए उसने अपने क्लासमेट्स को उसे सबक सिखाने के लिए उकसाया था। उसका मकसद बस उसे डराना था। उसे नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब वो उन लोगों को कोस रही थी जिन्होंने अपनी हद पार कर दी। सब कमजोर को ही दबाते हैं, पर इस बार मामला उल्टा पड़ गया। फिर उसने मेरे बारे में सोचा। उसे लगा कि मुझे शायद मॉल वाली बात पता हो, पर पूरा सच जानना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मुझे तो फोन तक चलाना नहीं आता। उसकी ये सोच हकीकत से बहुत दूर थी। तीसरे दिन इंटरनेट पर खबरों की बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मॉल की वो डिलीटेड फुटेज अब हर जगह वायरल हो रही थी। यहां तक कि पुरानी वीडियोस भी सामने आ गई थी जिनमें वेन यीमो को टॉर्चर किया जा रहा था। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा हूँ और न्यूज में वही सब चल रहा है। उन तस्वीरों को देखकर उसकी सांसें अटक गईं, उसके पैर कांपने लगे। तभी पेशवेरो वहां आई और मूशवान की हालत देखकर हैरान रह गई। शुआन, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? माँ की आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़कर देखा। मेरी नजरें मूशवान की घबराई हुई आंखों से मिली। मैंने एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान दी। माँ आपसे कुछ पूछ रही हैं, मैंने कहा। मूशवान के होंठ कांपने लगे। माँ, मैं ठीक हूँ। पेशवेरो ने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर टीवी की तरफ मुड़ी। चैन, तुम इस न्यूज में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया। आप और पापा मुझे इसी स्कूल में भेजने वाले हैं ना, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। ये सुनते ही पेशवेरो सन्न रह गई। उन्हें एकदम से ख्याल आया कि जिस स्कूल के बच्चे ऐसी हरकतें कर सकते हैं, वहां मेरा जाना कितना खतरनाक हो सकता है। वो आगे कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। पेशवेरो ने म्यू के पिता की परवाह किए बिना तुरंत फोन करने का फैसला किया। नहीं, तुम इस स्कूल में नहीं जा सकते। और सुन, तुम्हें भी तुरंत ट्रांसफर लेना होगा। जहां सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं, वहां पढ़ने का क्या मतलब? मैं तुम दोनों के लिए दूसरा स्कूल ढूंढती हूँ। मुशवान सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक स्कूल बदलने की बात कहां से आ गई। उसने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। वहां उसके दोस्त थे, उसकी पूरी सोशल लाइफ थी, और फिर 12th ग्रेड हाई स्कूल के बीच में स्कूल बदलना। क्या वो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेगी या नए माहौल में ढलेगी? मुशवान कुछ कहना चाहती थी, पर उसे पता था कि अपनी माँ को समझाना नामुमकिन है। उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा कि शायद मैं कुछ कहूं और माँ को मना लूं। पर सच कहूं तो मुझे किसी स्कूल में पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। म्यूशवान बेबसी से अपनी माँ को फोन करते हुए देखती रही। वेन यीमो के केस की वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने तेजी से एक्शन लिया। स्कूल ने तुरंत माफी मांगी और मॉरल एजुकेशन बेहतर करने का वादा किया। उस कैफे का मालिक भी फूट फूट कर रो रहा था। कैमरे के सामने वो दोषी स्टूडेंट्स हाथ जोड़कर आंसू बहा रहे थे, जैसे उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो। मेरे कमरे में बैठी वेन यीमो उन्हें देखकर दांत पीस रही थी। ये सब नाटक है। इनके दिल में कोई पछतावा नहीं है। इन्हें नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत किया है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए माफी मांग रहे थे क्योंकि मामला पकड़ा गया था। अगर इंटरनेट पर लोग इतने उग्र नहीं होते और इंसाफ की मांग नहीं करते, तो ये गुनहगार और उनके पेरेंट्स कभी माफी नहीं मांगते, ना ही इस बात को गंभीरता से लेते। उनके लिए एक आम लड़की की मौत बस एक हादसा थी जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को उनके आंसू दिख रहे थे, पर मुझे उनकी आंखों के पीछे छुपा गुस्सा और चिढ़ साफ दिख रही थी। वो वेन यीमो की मौत से ज्यादा इस बात से परेशान थे कि उनकी बदनामी हो रही है। उनके लिए रेपुटेशन,
एक जान से ज्यादा कीमती थी। वेन यिमो अपनी जिंदगी में कितनी बेबस रही होगी। उसने तो बस मदद करनी चाहिए थी, पर बदले में उसे अपमान मिला। उन रईस लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी शांति छीन ली। उस दिन मॉल में हुई बहस के दौरान वो गिरी और सब खत्म हो गया। और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो सब एक मौका मांग रहे थे, पर क्या किसी ने उसे मौका दिया था? जैसे जैसे वेन यिमो अपनी नफरत और दर्द के बारे में सोच रही थी, उसकी नेगेटिव एनर्जी काबू से बाहर होने लगी। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया और ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे सामान हिलने लगा। मैंने ऊपर लटकते हुए झूमर को हिलते देखा और उसे शांत करने के लिए कहा, मैं तुम्हें खुद उनसे बदला लेने का मौका दूंगा। मेरी बात सुनते ही जैसे कमरे में पॉज बटन दब गया हो। सब कुछ अचानक शांत हो गया। क्या मैं खुद बदला ले सकती हूँ? पर मैं उनके करीब नहीं जा पा रही। उसे परेशान होकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई चीज उसे उन गुनहगारों तक पहुंचने से रोक रही है, वरना वो कब का उन्हें खत्म कर चुकी होती। तुम करीब नहीं जा पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रास्ता नहीं निकाल सकता। जिन्होंने पाप किए हैं उनके दरवाजे पर मौत दस्तक ना दे, ये मुमकिन नहीं, मैंने शांत लहजे में कहा। वाकई वेन यीमो की मौत के बाद कुछ गुनहगार इतने डर गए थे कि उन्होंने प्रोटेक्टिव अम्यूलेट्स पहन लिए थे। खासकर वो शख्स जिसकी वजह से वो गिरी थी, उसने तो बाकायदा अभिमंत्रित जेड पेंडेंट पहन रखा था, ताकि कोई साया उसके पास ना आए। वेन यीमो स्वभाव से बहुत कोमल थी, इसलिए मरने के बाद वो तुरंत कोई खूंखार स्पिरिट नहीं बन पाई थी। यही वजह थी कि वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पर मेरे सामने इन रुकावटों की कोई औकात नहीं थी। ये सुनते ही वेन यीमो जैसे जोश से भर गई। अगर ऐसा हो सके तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। पर मैंने उसे चेतावनी दी, एक बात याद रखना, तुम सीधे किसी की जान नहीं लोगी। कभी कभी मौत सजा नहीं बल्कि आजाद कर देने जैसा होता है। अगर तुम्हारे हाथ खून से रंग गए तो तुम कभी रीइंकारनेट पुनर्जन्म नहीं हो पाओगी। मैंने बहुत गंभीरता से उसे समझाया। वेन यीमो एक नेक इंसान थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। अगर वो अब कोई गुनाह करती तो उसका अगला जन्म बर्बाद हो जाता। इन बुरे लोगों के लिए अपनी अगली जिंदगी दांव पर लगाना समझदारी नहीं थी। वेन यीमो ने थोड़ा झिझकते हुए उसे लाया। ठीक है, मैं उनकी जान नहीं लूंगी, पर मैं उन्हें उस अंधेरे में रखूंगी जहां से वो कभी बाहर न निकल सके। मैंने एक चमकता हुआ तालिस्मान ताबीज निकाला और वो वेन यीमो की सोल में समा गया। उसे अचानक अपने अंदर एक असीम शक्ति महसूस हुई। जाओ, पर याद रखना, सब्र का फल मीठा होता है। धीरे धीरे अपना काम करो। अगर कोई ऐसी मुश्किल आए जो तुम संभाल ना सको, तो बस मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। वेन यीमो ने भावुक होकर मुझे देखा। इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं जो कमजोर को दबाते हैं, तो मेरे जैसे और इंटरनेट पे आवाज उठाने वाले लोगों जैसे भले लोग भी हैं। अब वो एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती थी और तुरंत मेरे कमरे से गायब हो गई। उसकी मौत से लेकर अब तक सिर्फ कुछ ही दिन बीते थे। शुरुआत में वो रईस बच्चे डरे हुए थे क्योंकि बात मौत तक पहुंच गई थी, पर धीरे धीरे उनका डर खत्म होने लगा। वो अपनी पावर और स्टेटस के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें लगने लगा कि पैसा और पहुंच हर चीज का हल है। उन्हें लगता था कि आम लोग उनके पैरों की धूल बराबर है। जांग ज्ञान उन लोगों में से नहीं थी जिसने धक्का दिया था, पर उस दिन मॉल में वो भी वेन यीमो को अपमानित करने में शामिल थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी हालत खराब थी, खासकर जब से उसे म्यूशुएन से पता चला था कि मामला अब बिगड़ गया है। उसने अपने पेरेंट्स को सब बताया, जिन्होंने उसे खूब डांटा, पर फिर भी वो आश्वस्त थी कि उसका परिवार उसे बचा लेगा। उसे पता था कि जांग परिवार का रसूख उसे हर मुसीबत से निकाल लेगा। उसे अब कोई फिक्र नहीं थी। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल ही तो बदलना पड़ेगा। अच्छे स्कूल्स की कमी थोड़ी है। वो अपने बेड पर बैठकर मजे से मोबाइल पर कोई शो देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी, जैसे उसे कोई पछतावा ही ना हो। जब वेन यीमो ने उसके कमरे में कदम रखा और ये नजारा देखा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखो इन्हें, इन्हें रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। इनके लिए इंसान की जान की कीमत किसी जानवर से भी कम थी। वेन यीमो के गुस्से और नफरत से कमरे का माहौल बदलने लगा। अचानक कमरे का क्रिस्टल शैंडलियर तेजी से हिलने लगा और उसकी लाइट्स टिमटिमाने लगी। बिजली के तारों से तेज आवाजें आने लगी, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट होने वाला हो। जियांग येन अचानक उछल पड़ी और छत की तरफ देखने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या लाइट खराब हो गई है? उसने बुदबुदाते हुए देखा, पर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। उसने दोबारा अपना फोन उठाया, पर तभी फिर से लाइट्स टिमटिमाने लगी। इस बार उसे बिजली के करंट की जिज जिज आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो चिढ़कर स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही उसने स्विच छुआ, उसके पसीने छूट गए। स्विच काम ही नहीं कर रहे थे। लाइट अपने आप बंद और चालू हो रही थी, और सबसे अजीब बात, खिड़कियां बंद होने के बावजूद कमरे में बर्फीली हवा चल रही थी। उसे अचानक वेन यीमो का ख्याल आया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी, पर उसने कितनी भी ताकत लगा ली, दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। दरवाजा खोलो, कोई है? बचाओ मुझे, जांग यान चीखने लगी। उसका डर अब बेकाबू हो चुका था। रात के सन्नाटे में उसकी डरावनी चीखें पूरे विला में गूंज उठीं, जिससे घर के बाकी लोगों का दिल दहल गया। सब भागते हुए उसके कमरे की तरफ आए। उसके पिता ने दरवाजा पीटने की कोशिश की। जियांग यान, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। पापा, दरवाजा नहीं खुल रहा, यहाँ भूत है, बचाओ मुझे, जांग यन रोते हुए चिल्लाई। उसकी आवाज में छिपा खौफ साफ महसूस किया जा सकता था। बकवास बंद करो, शांत हो जाओ, दुनिया में कोई भूत नहीं होता, शायद लॉक अटक गया है, डरो मत, उसके पिता ने चिल्लाकर कहा। पर अंदर ही अंदर वो और उनकी पत्नी भी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें हालिया घटनाओं के बारे में पता था। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर वहम कर रही है। शुक्र था कि विला अकेला था, वरना उसकी चीखें पूरे मोहल्ले को जगा देती। जल्द ही चाबियां लाई गईं, पर चाबी भी ताले में नहीं घूम रही थी। अंदर से चीजों के टूटने फूटने की भयानक आवाजें आ रही थी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। घर वाले जैसे ही अंदर घुसे, नजारा देखकर दंग रह गए। आलीशान कमरा अब कबाड़ खाना बन चुका था। सजावटी सामान जमीन पर बिखरा था, पर्दे फटे हुए थे और वो कीमती झूमर जमीन पर चकनाचूर पड़ा था। जांग यान दरवाजे के पीछे बेहोश पड़ी थी, उसका शरीर पसीने से तरबतर था। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर भी हैरान था। इन्हें कोई बहुत गहरा सदमा लगा है, जैसे इन्होंने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। जियांग परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पिता ने बात संभालते हुए कहा, हमें खुद नहीं पता, ये अपने कमरे में सो रही थी, फिर अचानक इसकी चीखें सुनी। वो ये सच नहीं बता सकते थे कि उनके बेटे ने भूत देखा है, क्योंकि उन्हें अपनी साख की फिक्र थी। डॉक्टर ने ज्यादा सवाल नहीं किए, पर यह जरूर कहा कि उसके माथे पर लगी चोट गहरी है और शायद निशान रह जाए। जियांग यान जब होश में आई
तो वो पूरी तरह होश में नहीं थी, वो नींद में भी बड़बड़ा रही थी। चली जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ, दूर रहो। वो आंखें बंद किए हुए हवा में हाथ पैर मार रही थी, उसका चेहरा खौफ से पीला था। उसकी माँ ने उसे जगाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं मानी तो उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाते ही वो होश में आई और अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, वहां भूत था, मैंने उसे देखा, वो वेन यीमो थी, वो मुझसे बदला ले आई है। उसने कहा कि मैंने उसे मारा है, वो मेरी जान लेना चाहती है। जान यान कांप रही थी। उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था जिसे साइंस नहीं समझा सकती। उसने वेन यीमो को उन्हीं कपड़ों में देखा था जो उसने हादसे के दिन पहने थे। उसकी माँ ने उसे डांटा, तुम पागल हो गई हो, कोई भूत वूत नहीं होता, तुम बस डरी हुई हो। उस मामले को हम संभाल लेंगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि उसकी माँ खुद अंदर से डरी हुई थी, पर वो अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अपनी बात साबित करने के लिए उसकी माँ उसे जबरदस्ती उस कमरे में ले गई जिसे नौकरों ने अब साफ कर दिया था। देखो, झूमर बस ठीक से लगा नहीं था, इसलिए गिर गया। और हवा, खिड़की शायद थोड़ी खुली रह गई होगी। तुम पढ़ी लिखी लड़की होकर इन बातों पर यकीन कर रही हो। माँ की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि जाम यान को भी शक होने लगा कि शायद वो सच में वहम कर रही थी। आज रात तुम गेस्ट रूम में सो जाओ, कल हम सब ठीक करवा देंगे। जियांग यान डरी सहमी गेस्ट रूम में चली गई। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने कोई हॉरर मूवी देखी होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मूशवन ने अपनी दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया। उसे लगा कि जियांग यान पागल हो गई। सिर्फ एक रात में जियांग यान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो किसी मरीज जैसे लग रही थी। वो डरी हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। नहीं श्वान, मैं सच कह रही हूँ, कल रात वो मेरे कमरे में थी। उसने सब तहस नहस कर दिया। फिर जब मैं सोई तो मेरा कंबल हवा में तैरने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा। जियांग यान की आंखों में खौफ था। उसने बताया कि कैसे रात को जब उसे ठंड लगी तो उसने देखा कि उसका भारी कंबल हवा में लटका हुआ है। वो चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। वो डर के मारे बेड के नीचे छिप गई, पर वहां भी उसे वेन यीमो की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज जैसे सीधे नर्क से आ रही हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। मूशवन को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, पर जांग यन की हालत झूठ नहीं बोल रही थी। तभी जांग यन ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, श्वन, अगर वो मुझे नहीं छोड़ रही तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मुशवान का दिल जोर से धड़का। जांग यान, तुम पागल हो गई हो, इस दुनिया में कोई भूत नहीं होता, होश में आओ। उस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारा भी नहीं। जांग यान थोड़ा सकपकाई। हाँ, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, वो खुद गिरी थी, फिर वो मुझे क्यों डरा रही है? सोचते सोचते जांग यान के अंदर की बुराई फिर जाग उठी। उसकी आंखें खूंखार हो गईं। ठीक है, अगर वो भूत बनकर मुझे डराएगी तो मैं किसी तांत्रिक को बुलाकर उसे खत्म करवा दूंगी, मैं उसकी आत्मा को भस्म करवा दूंगी। ये कहते ही वो वहां से तेजी से निकल गई। पर जियांग परिवार को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उसकी मानसिक हालत खराब हो गई है। तभी एक और भयानक घटना घटी जिसने जियांग यान और मोशवान के होश उड़ा दिए। उस गुट की नेता जिसने वेन यीमो को सबसे ज्यादा परेशान किया था, अचानक बहुत बीमार पड़ गई और उसे इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। वो बच तो गई, पर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो बिस्तर पर दुबक कर बस एक ही चीज बड़बड़ा रही थी, मुझसे गलती हो गई। उसके माता पिता बदहवास थे और वेन नीमो के माता पिता पर आरोप लगा रहे थे, पर जांच में पता चला कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो मिलो दूर थे और वहां कोई बाहरी इंसान भी नहीं घुसा था। सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह ठीक था। वेन नीमो की मौत का मामला अब पूरे शहर में आग की तरह फैल चुका था। अमीर और गरीब के बीच की ये खाई अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी। रईस लोग पैसे देकर खबरें दबवाना चाहते थे, पर हर बार खबर और भी ज्यादा तेजी से वायरल हो जाती। अब जब उस गुनहगार स्टूडेंट की हालत खराब हुई तो लोगों को कोई हमदर्दी नहीं थी। लोग कह रहे थे कि ये जैसी करनी वैसी भरनी है, एक जान के बदले एक जान। माफी मांगने से गुनाह कम नहीं होते। लोगों का मानना था कि अब वेन यीमो की आत्मा को शांति मिलेगी। दूसरी तरफ वेन यीमो फूट फूट कर रो रही थी और मैं खामोशी से उसके पास बैठा उसे देख रहा था। मुशवन ने उसे चुप कराने या दिलासा देने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी हुई, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। जिसकी वजह से तुम गिरी थी वो डर के मारे मर गया। वेन यीमो ने खुद उसे हाथ भी नहीं लगाया था। वो इसलिए मरा क्योंकि उसके मन में पाप था। नेक इंसान को डर नहीं लगता, पर जिसके मन में खोट हो उसे हर परछाई में भूत नजर आता है। वेन यीमो का अब और ज्यादा रुकना ठीक नहीं था। उसने धीरे धीरे रोना बंद किया और अपना चेहरा उठाकर मासूमियत से पूछा, क्या मैं एक आखिरी बार अपने मम्मी पापा से मिल सकती हूँ? मैंने सख्ती से मना कर दिया। जरूरत नहीं है। तुम्हारे माता पिता अब उस सदमे से बाहर आ रहे हैं। तुम्हारा फिर से सामने आना उनके जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा होगा। उन्हें फिर से लहूलुहान मत करो। वैन यीमो ठिठक गई। उसने थोड़ा सोचा और समझ गई कि यही सही है। पर मैं तुम्हें ड्रीम में उनसे मिलने का मौका दे सकता हूँ। जाओ, नींद में उनसे आखिरी विदा ले लो। ये सुनकर वो बहुत खुश और शुक्रगुजार हुई। शुक्रिया, मैंने साफ लहजे में कहा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये बस एक डील थी। वैन यीमो जानती थी कि मैंने उसकी मदद किसी मकसद से की है। मैंने उसके गुनहगारों को सजा दी और उसके मन की नफरत को शांत किया, ताकि उसके माता पिता को अब इन रईस लोगों के डर में ना जीना पड़े। अब वो सुकून से जा सकती थी। उस रात वैन के माता पिता बहुत गहरी नींद सोए। बेटी की मौत के बाद ये पहली बार था जब उन्हें इतना सुकून मिला। सपने में उन्होंने अपनी बेटी को देखा, वही पुरानी मासूमियत और खिली हुई मुस्कान। उसने बताया कि वो जा रही है और उन्हें अपना ख्याल रखने को कहा। आखिर में उसने ये भी जिक्र किया कि एक नेक इंसान की मदद से उसे इंसाफ मिला है। उन दोनों को तुरंत उस लड़के का ख्याल आया जिसने खुद को अपनी बेटी का दोस्त बताया था। उन्होंने बहुत पूछना चाहा, पर बेटी ने बस मुस्कुराकर विदा ली और धुन में उछल हो गई। सोते हुए भी उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। नींद में ही उन दोनों की आंखों से आंसू ढलक गए। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी बेटी अब सच में जा चुकी है। शायद अगला जन्म वाकई खूबसूरत होगा। उनकी बेटी एक खुशहाल परिवार में जन्म लेगी, सलामत रहेगी और इस जन्म के सारे अधूरे अरमान पूरे करेगी। हालांकि उनकी बेटी ने साफ साफ नाम नहीं लिया था, पर उन्हें यकीन था कि वो नेक इंसान वही लड़का है जो उनके घर आया था। जाहिर है वो कोई मामूली इंसान नहीं था। सुबह उठकर वो दोनों सोच ही रहे थे कि मेरा शुक्रिया कैसे अदा करें, कि तभी मैं फिर से उनके घर पहुंच गया। मुझे देखते ही वो दोनों मेरे पैरों में गिरने लगे। हमारी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उन्हें हाथ पकड़कर रोक दिया। क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था? मैं ये सब बदले में कुछ लेने के लिए कर रहा हूँ। अब मेरा इनाम वसूलने का वक्त है। क्या आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं।
हमारे पास जो कुछ भी है हम सब देने को तैयार हैं, उन्होंने पूरी सच्चाई से कहा। उनकी आंखों में नेकी देखकर मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो और मन में उस सबसे बड़ी कीमत के बारे में सोचो जो तुम मुझे दे सकते हो। उन दोनों ने बिना किसी शक या सवाल के अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका मन पूरी तरह श्रद्धा से भरा था। कुछ ही पलों में मैंने देखा कि उन दोनों के सिर से एक सुनहरी और शुद्ध रोशनी ऊपर उठ रही है। मेरे चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। ये उनके द्वारा कमाया गया पुण्य यानी गुड कर्म था। रोशनी जितनी शुद्ध थी उतना ही उनका आभार सच्चा था। वो अपना सब कुछ देने को तैयार थे और यही वो आखिरी इनाम था जो मुझे चाहिए था। मैंने एक खूबसूरत छोटा सा बैग निकाला और हाथ के इशारे से उन सुनहरी किरणों को उसमें समेट लिया। बैग बंद करने के बाद मैंने हल्के अंदाज में कहा, बस मुझे मेरा इनाम मिल गया। आप दोनों वाकई बहुत भले इंसान हैं, क्योंकि आपका दिल साफ है। नेकी का फल हमेशा मिलता है। इसीलिए वेन यीमो की मुलाकात मुझसे हुई। ये सुनकर वो दोनों दंग रह गए। वेन की मां ने बेबसी में पूछा, अगर ऐसा है तो हमारी बेटी के साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने खामोशी से उन्हें देखा। वेन यीमो की किस्मत में यह हादसा लिखा था। भले ही उसकी जिंदगी छोटी रही, पर आप दोनों के पुण्य की वजह से ना सिर्फ उसे शांति मिली, बल्कि उसका अगला जन्म और भी बेहतर होगा। वो एक सुखी परिवार में पाला सेफ बड़ी होगी, शादी करेगी, बच्चे होंगे और एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीकर दुनिया से जाएगी। क्या ये सच है? माँ की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बिल्कुल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर ठीक है, अब मुझे तसल्ली है। माँ की आवाज भर्रा गई। जाते वक्त मैं कुछ और कहना चाहता था, पर फिर मैंने खुद को रोक लिया। मुझे लगा कि अब और शब्दों की जरूरत नहीं है। वेन के माता पिता ने हमेशा दूसरों का भला किया था, इसलिए एक प्यारा बच्चा खोने के बाद कुदरत उन्हें फिर से एक संतान का सुख जरूर देगी। वेन नीमो का जाना दुखद था, पर ये एक नई शुरुआत की तरफ इशारा था। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे वहां सॉन्ग डॉक्टर मिले। उन्हें देखकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुशवन इतनी बीमार हो गई थी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। कई डॉक्टर्स बदले गए पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पेशवेरो बहुत परेशान लग रही थी, पर मुझे देखते ही उनके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। शाओचेन, तुम आ गए। तुम्हारा काम ठीक से हो गया ना? देखो बेटा, अगर कोई बात हो तो अपनी माँ को जरूर बता, अकेले मन में मत दबाना। मम्मी, मेरा काम हो गया, सब कुछ बहुत स्मूथ रहा।